हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डील करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को पढ़ने से पहले, जैसे लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन के बारे में डील किया था, तो जैसे हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप आपने कौन सा डील किया था? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ब्रीथिंग। या ब्रीथिंग के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ब्रीथिंग का मीनिंग क्या था? ब्रीथिंग का मतलब था कि जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर को रिलीज आउट करते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं कि जब एयर, फ्रेश एयर कहाँ से, एटमॉस्फेयर से लंग्स में, और वही एयर जब लंग्स से एटमॉस्फेयर में आ जाए, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है दैट इज द ब्रीथिंग, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द एटमॉस्फेयर। बच्चों, जो सेकंड स्टेप था, तो सेकंड स्टेप में जैसे आपने देखा था कि जब आपका जो फ्रेश एयर था वो लंग्स के एल्वलाई में पहुंचा था, तो वहां पे एल्वलाई के सराउंडिंग में ब्लड कप रही थी, और उनके बीच में अब क्या होता, डिफ्यूजन हो रहा था गैसेस का। क्या हो रहा था? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ gases, that is oxygen and carbon dioxide across the diffusion membrane, or we can say the respiratory membrane। तो ये सेकंड स्टेप होता है। जैसे मान के चलिए अगर ये एल्वलाई है और एल्वलाई से ये एयर, क्योंकि एल्वलाई के सराउंडिंग में क्या था, ये ब्लड कैपिलरीज थी, और यहाँ पे क्या था, ब्लड था। तो यहाँ से जो डिफ्यूजन हुआ गैसेस का, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई में गई, और एल्वलाई से आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में आई। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस across the diffusion membrane, or we can see the respiratory membrane। और ये सेकंड स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। तो थर्ड स्टेप आपने क्या डील किया था? क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ से आगे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। इसका मतलब ये है कि अब इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगी? तो बाय ब्लड से। तो जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। गैसेस बाय ब्लड, ये थर्ड स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। और अगर फोर्थ स्टेप की बात करेंगे, जैसे ही मान के चलो अब ये आपकी जो गैसेस है और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही आपके कहाँ पे पहुंच जाता है? टिश्यू लेवल पे पहुंच जाता है। तो सपोज मान के चलो ये अभी ब्लड कैपिलरीज है, और ब्लड कैपिलरी से अब ये जो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इसको मिलेगा, टिश्यू को मिलेगा, और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू होगा, तो टिश्यू और ब्लड के बीच का जो डिफ्यूजन होगा दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इससे हम क्या बताते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जैसे ऊपर पहले कहाँ पे डिफ्यूजन हुआ था गैसेस का? अक्रॉस द एलुलर मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, या हम बता सकते हैं बिटवीन एल्वुलाई एंड द ब्लड। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट जब ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, जब डिफ्यूजन होगा गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? यहाँ पे डिफ्यूजन होगा गैसेस का, किसकी इसके बीच में? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और जब भी डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, इसके लिए हम कौन सा रेस्पिरेशन यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे ऊपर के केस में हमने इसके लिए क्या टर्म यूज किया था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम क्या टर्म यूज करेंगे? दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से फिर से ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से अब ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, डिऑक्सीनेटेड ब्लड फिर दोबारा से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। बट अब फाइनली मान के चलो जैसे ही आपका ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू लेवल को, यानी कि सेल को पहुंच गया, तो अब सेल्स क्या करेंगे?
फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। सो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। यानी कि हम बता सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप होगा इसका रेस्पिरेशन का, डेट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं किसको, आपके ऑक्सीजन को फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। और रिजल्टेंट में फिर से क्या रिलीज होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज होगा तो रिजल्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और साथ साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो इन 5 स्टेप्स में बच्चों आपका जो है रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट होता है। वी कैन सी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज द ब्रीथिंग, और वी कैन सी द pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Second step क्या हुआ, diffusion of gases, that is the oxygen and carbon dioxide across the respiratory membrane, or we can say the जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो किस किस की बनी होगी, तो एक देख रहे हैं ये एल्वेलर वॉल है, एल्वेलर वॉल के बीच में कैपिलरी वॉल है और इनके बीच में जो बेसमेंट सबस्टेंसेस है, इसके लिए हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वर्ड यूज करते हैं। जो डिफ्यूजन होगा गैसेस का बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड, इसको हम बताते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और थर्ड स्टेप कौन सा होता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, क्योंकि इसके बाद अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा जब लंग्स लेवल से जो गैस है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए पहुंचेगी, और टिश्यू लेवल पे इसका फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के लिए हमने क्या टर्म यूज किया, फोर्थ स्टेप मेंशन किया, और इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फाइनली क्या होगा कि जो फाइनल स्टेप होगा रेस्पिरेशन का, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होगा, क्योंकि आपको पता है जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो तो उसमें ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और रिजल्टेंट में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो इस स्टेप्स को हम क्या बताते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। So these are the 5 main steps which are involved during the process of respiration. अब एक्चुअल में हमें क्या करना है कि आज जो हम डील करने वाले हैं वो है आपका ब्रीथिंग का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को पढ़ते हैं तो आपको पता है ब्रीथिंग में आपके 2 मेन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग में 2 मेन स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे हम बताते हैं इनहेलेशन, या आप इसको इंस्पायरेशन भी बता सकते हो, इनहेलेशन। एंड जो सेकंड होगा दैट इज कॉल्ड एज द एक्सलेशन। ठीक, अब आप देखोगे कि इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्रीथिंग एक ब्रीथ में, वन ब्रीथ में एक इनहेलेशन और एक एक्सलेशन कंसीडर की जाती है। यानी कि एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना एक ब्रीथ कहलाएगी। और इसी मैकेनिज्म को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे रन करता है। तो सबसे पहले आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे आएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने के लिए बच्चों आपको ये फ्लो चार्ट जो पहले पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में आप बॉयज लॉ पढ़ते हो, बॉयज लॉ क्या बताता है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके वॉल्यूम के। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसे हम बताते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसी बेसिस पे आपका जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वो काम करती है। तो सबसे पहले अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करोगे बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप होता है इंस्पायरेशन। पहला स्टेप क्या होता है, इंस्पायरेशन। और जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है एक्सपायरेशन, या आप इसको इनहेलेशन या एक्सलेशन भी टर्म यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे फिर इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को एटमॉस्फेयर से ड्रॉन इन करते हैं लंग्स में, उसे इंस्पायरेशन टर्म यूज करते हैं। और एक्सपायरेशन का मतलब हुआ जस्ट इसका अपोजिट, जब हम एल्वुलर एयर यानी कि लंग से एयर को रिलीज आउट करते हैं कि इसमें एटमॉस्फेयर में, उसे हम एक्सपायरेशन टर्म यूज करते हैं। ये एक्सलेशन का टर्म यूज कर सकते हैं। बट जब सबसे पहले अगर इंस्पायरेशन की बात करोगे तो इंस्पायरेशन में होता क्या है, इंस्पायरेशन में बच्चों याद रखेंगे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि इंस्पायरेशन में जो एयर है वो आपकी कहां से कहां पे आनी है, वो तो आपकी एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आएगी। और हमेशा जब भी एयर मूव करती है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसका मतलब है
एटमॉस्फेरिक में पार्शियल प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा गैसेस का, जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होगा कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहने का मतलब है लंग्स का प्रेशर यहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब मुझे बताओ जब इंट्रापल्मोनरी यानी कि लंग्स का प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसकी वजह से एयर जो है वो कहाँ से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से। अब इसके लिए एक्चुअली में कैसे ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे कम है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों ज्यादा है, तो उसके लिए हमारे कुछ स्पेशल मसल जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम करते हैं वो कौन कौन से, तो उनकी बात करेंगे। तो जैसे आप एक ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जैसे देखते हैं कि हमारा जो ये जैसे सपोज ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये लंग्स, और लंग्स में क्या होता है कि लंग्स के नीचे आपका एक डोम शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे हम डायफ्राम यूज करते हैं। ये डायफ्राम नॉर्मली डायफ्राम जो होता है नॉर्मल केस में ये डोम शेप होता है। कैसा होता है, डोम शेप होता है। और अगर ये इंस्पायरेशन के समय क्या करता है, इस डायफ्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और साथ साथ में जो साइड्स पे दिख रही है ये रिब्स होती है, ये रिब्स हैं, इन रिब्स का क्रॉस सेक्शन है, और इन रिब्स के बीच में क्या होते हैं, दो टाइप के मसल्स होते हैं। एक टाइप का मसल होता है EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक होता है IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बट मोस्टली ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में ज्यादा करके EICM का ही यूज होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों ही का कंट्रैक्शन होगा, एक तो डायफ्राम का भी कंट्रैक्शन होगा, दूसरा EICM का भी कंट्रैक्शन होगा। जब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, तो देखो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नॉर्मली ये क्या था, डोम शेप, और अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, नॉर्मल शेप से कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, यानी कि ये नीचे की तरफ आएगा, एरो देखो नीचे की तरफ है। अब मुझे बताओ इस वजह से क्या होगा कि ये वाला एक्सिस जो है इंक्रीज कर जाएगा, इसको हम बताते हैं इंक्रीज इन द पोस्टीरियो या एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस। तो किस में इंक्रीज हुआ भाई, पोस्टीरियर और एंटीरियर एक्सिस में। इसी तरीके से जो आपके मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब इनका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो इंक्रीज होगा वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस हुआ, और EICM के कारण इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस हुआ। आप मुझे बताओ ये वाला जो है ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज हुआ, और हमारा जो जो आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन बेली साइड का होता है, जो बेली साइड वाला पोर्शन होता है वेंट्रल साइड बताते हैं, और बैक साइड को हम डॉर्सल बताते हैं। तो उसके इंक्रीज करने के लिए जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन से मसल रेस्पॉन्सिबल है, EICM, दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मुझे बताओ अगर जब वो यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब आपके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रिब्स होंगी, जो ये रिब्स है, क्योंकि रिब किसके साथ अटैच होती है, तो सेटरनम के साथ, रिब्स और सेटरनम रेज्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम होगा किसका, थोरैक्स का, वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि दो रीजन है जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, एक तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिसकी वजह से इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हुआ, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इंक्रीज हुआ। तो ये दो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम है थोरैक्स का वो इंक्रीज होगा। अब मुझे बताओ वॉल्यूम किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज किसके अंदर हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो थोरैक्स यानी कि चेस्ट कैविटी का जो है थोरैक्स रीजन जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। बट अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो कॉमन सेंस से प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब कॉमन सेंस से जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और आपको पता कि अभी मैंने पहले ही बताया कि जब भी गैसेस मूव करती है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो है आपका एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या करेगी, फोर्सेस एयर फ्रॉम आउटसाइड यानी कि फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मूव इनटू द लंग्स, जिसको हम क्या बताते हैं, इंस्पायरेशन बताते हैं। तो इस तरीके से आप इन दो इंपॉर्टेंट मसल्स को अपने माइंड में रखें कि एक जो है दैट इज द डायफ्राम, और जो सेकंड वन है दैट इज द
EICM जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंस्पायरेशन, बट इनका क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, और EICM की वजह से इंक्रीज इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इंक्रीज हो रहा है। ऑल ओवर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कॉमन सेंस से प्रेशर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में जो बाहर का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तो गैसेस जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स की तरफ मूव करेंगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बताते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन। तो बच्चों जस्ट इसके अपोजिट जो एक्सपायरेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन में आपको याद रखना है कि जो आपके जो भी स्टेप्स हमने इंस्पायरेशन में डील किए जस्ट इसके अपोजिट होंगे। यानी कि जैसे आपने देखा था, अगर किसकी बात करोगे, अगर आप बात करोगे एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन में होगा यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर कहां से कहां, यानी कि पार्शियल प्रेशर अभी ज्यादा किसका है, लंग्स का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा क्या है, कम है। इसका मतलब है अब जो एयर है वो कहां से, यानी कि आपके लंग्स से मूव करेगी कहां की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इसका मतलब है एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। बट इस समय क्या होगा कि यहाँ पे जैसे दिख रहे थे आपने, इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम और EICM का क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे इनका क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। जब रिलैक्सेशन होगा तो उसकी वजह से वहां पे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे EICM के कारण भी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, जब EICM कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, EICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से जब वहां पे देख रहे थे कि रिब्स और स्टर्नम रेज कर रहे थे, तो यहाँ पे जो रिब्स और स्टर्नम है वो रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। और डायफ्राम की रिलैक्सेशन की वजह से जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो ये अपना डॉम शेप या अर्च अपवर्ड कर जाएगा, यानी कि नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जैसे आप ऊपर की तरफ एरो देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि डायफ्राम और EICM का जब रिलैक्सेशन होगा उसके कारण ऑल ओवर डिक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होगा, डिक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस होगा। ऑल ओवर वॉल्यूम बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर के किससे, तो मुझे बताओ जो है एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, जिसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एक्सपायरेशन। तो अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ गया है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी एक टाइप का रिवीजन टाइप है, और जो बच्चे 11th के अगर वो भी इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए। और अगर इसके रिलेटेड और कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।